हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेक्शन 43 बी सब सेक्शन एच के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि आजकल ये सेक्शन थोड़ा ज़्यादा ही चर्चा में है कि ये सेक्शन है क्या, इसमें कौन कौन से माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज आते हैं, इसके अंदर कौन कौन इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, क्या होलसेल और ट्रेडर भी इसी के अंदर आते हैं, क्या वो भी इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो देखिए ये सेक्शन है क्या। ये सेक्शन 43 बी सब सेक्शन एच ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ए क्रूशियल अमेंडमेंट एमिंग टू एंश्योर टाइमली पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट किया गया है। दिस सेक्शन imposes disallowance for delay payments impacting the taxable income of the assessees. This clause is applicable on all types of purchase made from the enterprises which has been registered under MSME Act 2006. ये सेक्शन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है, जो उनको जो पेमेंट है वो टाइमली उनको पेमेंट हो जाए, ताकि वो अपना जो बिजनेस है उसको आराम से ग्रो करे। उसकी पेमेंट के लिए डिले पेमेंट के लिए उनको उनके बारे में बताया गया है। मेन दिस क्लाउज इज अप्लीकेबल ऑन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ दिस क्लाउज। जो मीडियम स्केल है एंटरप्राइजेज हैं उनको उससे बाहर किया गया है। सेक्शन 43 बी सबसेक्शन एच स्टेट्स दैट एनी सम पेएबल बाय द एसएससी टू ए माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज बियॉन्ड द टाइम लिमिट, जो उन्होंने टाइम लिमिट दी है सेक्शन 15 के अंदर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलप्ड एक्ट 2006 shall be allowed only in computing the income referred in section 28 of that previous year in which sum has been actually paid, irrespectively of the previous year in which liability to pay sum was incurred by assessees according to the method of accounting regularly employed. Applicability of clause H of section 43B. This clause is applicable when an enterprise is buying goods or taking services from an enterprise which has been registered under MSME Act 2006. Registration of buyer under MSME Act 2006 is not mandatory. जो परचेज कर रहा है उसका MSME में रजिस्ट्रेशन होना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो सेलर है अगर वो आपको MSME में रजिस्टर है तब उसके ऊपर ये अप्लीकेबल होगा सेक्शन। क्लाउज एच ऑफ सेक्शन 43BH इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2003 से ये अप्लीकेबल हो गया है। अब इसमें क्या है, अगर कोई जो सेलर है वो MSME में रजिस्टर है और वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के अंदर आता है तो उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लीकेबल होता है। बिफोर डिस्कसिंग फर्दर, फर्स्टली वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। हम सबसे पहले ये जाने कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज होता क्या है। तो इसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़। माइक्रो एंटरप्राइजेज वो होगा जिसकी इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीन में सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, और सेकंड उसकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही, 5 करोड़ से उसकी टर्नओवर कम है। ये दोनों कंडीशन है माइक्रो एंटरप्राइजेज की। अब स्मॉल एंटरप्राइजेज की हम कंडीशन देखते हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेज की जो कंडीशन है उसमें इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी में, उसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रही, 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, और उसकी जो टर्नओवर है वो टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर स्मॉल एंटरप्राइजेज के अंदर नहीं आती। ये जो दोनों जो कंडीशन है वो स्मॉल एंटरप्राइजेज की है। तो जो भी एंटरप्राइजेज
माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है उनके ऊपर ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल है। और इस सेक्शन में एप्लीकेबिलिटी में क्या है, एंटरप्राइजेज नीड टू पे टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज विन इन 15 और 45 डेज। उन दोनों को 15 और 45 डेज में उनको जो भी सप्लायर है उनको पेमेंट करनी होगी। इफ़ पेमेंट इज़ नॉट मेड विद इन अबाउ टाइम, अगर इस टाइम में वो पेमेंट नहीं करते हैं, द अमाउंट विल बी एडिड टू द टैक्सेबल इनकम। अमाउंट जो है, जो परचेज का अमाउंट है, वो उनका टैक्सेबल इनकम बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, मान लीजिए आपकी एनपी नेट प्रॉफिट आपका 2 लाख रुपए आ रहा है, मिनिमम लगा दीजिए एक बार, 2 लाख रुपए आ रहा है और 2 लाख की ही परचेज आपकी रह गई है, तो वो 2 लाख की परचेज जिसकी आपने 45 डेज में पेमेंट नहीं की, तो वो 2 और 2 4 लाख रुपए आपको आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये जस्ट मैंने एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, आगे मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के तहत ही आपको समझाती हूँ। इन केस देयर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट, पेमेंट shall be made within 15 days. If there is a written agreement, payment shall be made as per time mentioned in agreement. The agreement can be of maximum 40 days, 45 days. 45 से ज़्यादा डेज का कोई एग्रीमेंट ही नहीं बनाते, अब बना सकते इसके अंदर। मान लीजिए कोई 2 भाई है, कहते कोई बात नहीं भाई दे देना पेमेंट, कोई एक ही बात है, अपने घर वाली बात है, तो वो घर वाली बात नहीं चलेगी, क्योंकि ये सेक्शन बोल रहा है कि 45 डेज से ज़्यादा का एग्रीमेंट तो आप बना ही नहीं सकते। इम्पैक्ट ऑन टैक्सेबल इनकम, इफ पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज has not been made in specified time, then that amount shall be added to the taxable income of assessees in previous year of non-payment of such amount, and assessees has to bear the tax liability on such amount. The assessees get deduction previous years in which payment has been made. Moreover, according to notification RBI 2006 2007/306, if an enterprise is not make payment to micro and small enterprises in above specified period, then it has to make payment of compound interest at monthly rates to supplier at 3 times the bank interest notified by RBI. जो बैंक का इंटरेस्ट है उससे 3 गुना। It should make payment of interest even if not demanded by supplier, whether interest expenses be allowed under section 37. Under section 16, this interest expenses is in nature of penal interest, so interest expenses इसमें मेन कहने का है कि उसे जो है पेमेंट के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट देना होगा, वो भी 3 गुना जो आरबीआई ने बैंक इंटरेस्ट नोटिफाई किया है उससे 3 गुना, अगर वो पेमेंट लेट करता है एमएसएमई को। In case any objection was raised in writing within 15 days from the day of the delivery of goods or the rendering of services by the buyer regarding acceptance of goods and service, then the day of acceptation shall be the day on which such object is removed by the supplier. ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी कि एक्चुअल में ये है क्या। जैसे देखिए, let us understand with the help of practical example. A has sold goods to B. 1 जुलाई को A ने B को goods सेल आउट किया। A is a micro enterprises. B has made payment to A on 1st Feb 2024. 1 फरवरी को उन्होंने पेमेंट की है। B has been made to A before 31st March. उन्होंने फाइनेंशियल ईयर में ही पेमेंट कर दी है, लेकिन 45 डेज के बाद की है पेमेंट। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, we will allow payment in financial year 2023-24, but B has to A
make payment of compound interest at monthly rest to A at 3 times the bank rate notified by RBI even if not demanded by A ने डिमांड नहीं की है लेकिन B फिर भी कैलकुलेट करेगा और उसको वो पेमेंट देगा टिल डेट ऑफ पेमेंट जो 45 डेज की पेमेंट बन रही थी 45 डेज बन रहे थे उसके बाद फर्दर दिस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इज डिसअलाउड उसके बावजूद भी जो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ उसका जो उसने इंटरेस्ट पे किया वो एक्सपेंस हुआ बायर का वो भी डिसअलाउ है और वो कंप्यूटेशन कहाँ होएगी उसकी इनकम जब हम ITR भरेंगे इनकम टैक्स में PGPP हेड में उसकी कंप्यूटेशन होएगी। अब ये कंक्लूजन में क्या बता रहे हैं सेक्शन 43BH ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ब्रिंग अटेंशन टू द टाइमली पेमेंट ऑब्लिगेशन टू MSME micro and small enterprises business need to adhere to the specified payment period filing which disallowances and compound interest may apply. Understanding the implication is crucial for both buyer and seller दोनों के लिए है in the MSME sector to navigate the tax landscape effectively. मेन जो एम है मेन जो रीज़न है ये सेक्शन लाने का ये है कि जो स्मॉल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनकी जो पेमेंट है वो टाइमली हो ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो करें बिजनेस को ग्रो करने में उनको कोई डिफ़िकल्टी ना आए इसलिए गवर्नमेंट ने ये सेक्शन लेके आई है कि अगर वो 45 डेज़ के बाद पेमेंट करते हैं तो उन्हें उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा और जो उनकी परचेज है वो इनकम में कैलकुलेट होगी। अब एक क्वेश्चन हमारे पास बार बार आ रहा है कि क्या ये होलसेलर और ट्रेडर हैं क्योंकि MSME में पहले गवर्नमेंट ने सिर्फ मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर को ही इंक्लूड किया था MSME के अंदर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर लेकिन बाद में इन्होंने होलसेलर और ट्रेडर को भी ऐड कर दिया। तो क्या इस सेक्शन के अंदर जो होलसेलर और ट्रेडर हैं हमारे वो भी इंक्लूड होंगे? तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन दिस कॉन्टेंस सम MSMEs have been approached by trader to get the benefit of provision of delayed payment as per MSME Act 2006 available to MSMEs. It is clarified that as mentioned in the aforesaid OM, the benefits to retail and wholesale trade MSMEs are restricted up to priority sector lending only and any other benefit including provision of delayed payments as MSME Act 2006 are excluded. इसमें गवर्नमेंट कहा है इस सेक्शन ने कहा है कि MSMEs को जो होलसेलर और ट्रेडर हैं उनको सिर्फ जो उन्हें ऋण वगैरह देना है वो सारे जो बेनिफिट है वो मिलेंगे लेकिन जो पेमेंट का है डिले पेमेंट का जो बेनिफिट है वो वे उसके लिए एक्सक्लूड किए गए हैं MSME को एक्सक्लूड किया गया है वो उस बेनिफिट का लाभ नहीं उठा सकते। तो इस तरह से जो होलसेल रिटेल और ट्रेडर हैं वो इसके अंदर नहीं आते इस सेक्शन को फॉल नहीं करते। इस तरह से अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।